नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोनाली फोगाट के बॉडी पर नुकीली चोट के निशान, ऑटोप्सी रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी पीए सुनील सांगवान को किया गिरफ्तार। पेगासस जांच में मोदी सरकार ने नहीं किया सहयोग, कमेटी की रिपोर्ट। जांच के लिए सौंपे गए फोन में मिले मालवेयर, लेकिन पेगासस के साफ सबूत नहीं। दिल्ली की सियासत में हाई ड्रामा, केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आप विधायकों को ऑफर देने का आरोप। विधायकों के साथ पहुंचे राजघाट, बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा आबकारी नीति घोटाले पर करे बात। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम और कामकाज में लचीलेपन की वकालत की। राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ की चर्चा, आपकी सैलरी पर हो सकता है बड़ा फैसला। आप तक 5G को जल्द से जल्द पहुंचाने की तैयारी। डॉट ने राइट ऑफ वे के नए नियम जारी किए, जल्द मंजूरी और तय फीस से तेज होगा काम। अगस्त एक्सपायरी के आखिरी घंटे में फिसला बाजार, ऊपरी स्तर से 1% से ज्यादा टूटकर बंद। आईटी, मेटल, एफएमसीजी में दबाव, सरकारी बैंक रियलिटी में तेजी। सेंसेक्स 311 और निफ्टी 83 अंक चढ़ा। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम जानकारी के साथ। दरअसल बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली की मौत नेचुरल नहीं है और पुलिस ने हत्या का मामला इसमें दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सोनाली का पीए सुधीर सांगवान को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी बॉडी पर कई नुकीली चोट के निशान मिले हैं। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके सहयोगी सुखविंदर पर हत्या का आरोप लगाया था। सांगवान पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगा था। सोनाली के परिवार ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि सुधीर सांगवान सोनाली की संपत्ति हड़पना चाहता था और इसलिए उसने यह हत्या की है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी विनया देशपांडे इस वक्त जुड़ रही हैं। विनया, ये पूरा मामला क्या है? अब तो हत्या की तरफ जाता हुआ ये दिख रहा है। जी बिल्कुल, जब उनकी मौत पाई गया, जब उन्हें मृत पाया गया था, तब ऐसा लगा था कि शायद हार्ट अटैक का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आया कि काफ़ी सारी ब्लंट इंजरीज उनकी बॉडी पे दिखाई दी। और उसके बाद जो है पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है। 302 का मामला इसमें रजिस्टर किया जा चुका है ऑलरेडी, जिसमें पुलिस ने 2 अक्यूज के नाम लिखे हैं। दोनों को कुछ देर पहले गोवा पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। दोनों का डिटेंशन है। इस वक्त पुलिस की एक टीम अंजुना पुलिस स्टेशन से निकलकर होटल की रूम पे भी जा रही है, जहां पे वो सर्च करेंगे कि और कुछ उन्हें सबूत इस मामले में मिलते हैं क्या। तो अभी जानकारी जो मिल रही है, पुलिस का ये कहना है कि सोनाली फोगाट का शायद मर्डर हुआ है। 302 का मामला दर्ज है। 2 लोगों की इसमें डिटेंशन ऑलरेडी हो चुकी है। परिवार वालों ने जो है इसमें अपना स्टेटमेंट हरियाणा से ही दे दिए हैं और अब अंजुना पुलिस स्टेशन की पुलिस इसमें और शिनाख्त में जुट गई है। स्मिता, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विनया। तो कुल मिलाकर अब पुलिस इसको हत्या के मामले मानकर अब जांच करी और उसी तरीके से छानबीन, जैसा कि विनया बता रही थी। और अभी तक ये आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन अब ऐसा पुलिस को नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का संदेह जो है वो हत्या की तरफ है। लेकिन लगातार उनके भाई ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी बहन की हत्या की गई है। बाकायदा पीए का नाम लेकर उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है रिंकू ढाका ने, यानी कि सोनाली फोगाट के भाई ने? एक बार सुनिए। इमेज डाउन करने के लिए डाला गया था ताकि इस केस से उनको जोड़ा जा सके। ये गोवा का वीडियो नहीं है, ये गुरुग्राम का है पहले का। तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्री प्लान्ड बहुत टाइम से हो रहा है कि ये कुछ घटनाक्रम ऐसा दिखाया जाए ताकि इनकी इमेज भी डाउन हो जाए और हम पे कोई ब्लेम भी ना हो। और अब बात करेंगे लेबर रिफॉर्म की, क्योंकि लेबर रिफॉर्म पर आज श्रमेव जयते सम्मेलन शुरू हो गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में लेबर रिफॉर्म पर बड़े कदम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आज की जरूरत है। पूरा अपडेट लेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। भविष्य की जरूरत है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम,
भविष्य की जरूरत है फ्लैक्सी वर्क आवर्स। हम फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की नारी शक्ति की संपूर्ण भागीदारी का आह्वान किया है। नारी शक्ति का सही उपयोग करते हुए भारत अपने लक्ष्यों को और तेजी से प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके की बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ और कहा है प्रधानमंत्री ने। लक्ष्मण जी, वर्क फ्रॉम होम की बात, फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर की बात तो कह दी प्रधानमंत्री मोदी ने, और क्या कुछ खास कहा आज उन्होंने? देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन था उसका मूल मर्म ये था कि जो सरकार लेबर रिफॉर्म करना चाहती है, जो 4 अलग अलग लेबर कोड सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसके तहत नियम जल्द से जल्द बनाए जाएं और इस लेबर रिफॉर्म के ऊपर राज्यों के बीच सहमति बनी जाए। अभी करीब 20 से 22 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपनी सहमति दी है, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे सैलरी का कितना हिस्सा अलाउंस के तौर पर होना चाहिए, वर्किंग आवर क्या होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम की छूट दी जाए कि नहीं दी जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने ये जोर दिया कि अब जरूरत है समय की कि आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, वर्किंग प्लेस की छूट दें, वर्क फ्रॉम होम की छूट दें, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए सेस के तौर पर वसूला जाता है, जो अब तक रखा गया है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उनके कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। बता दूं, ये जो 4 लेबर कोड है उसमें अगर लागू हो जाता है तो कई सारी सुविधाएं वर्कर के लिए भी निकल कर सामने आएगी। मिसाल के तौर पर कई राज्य चाहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ हो, 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिले। हालांकि कुछ नुकसान भी होगा, मिसाल के तौर पर सैलरी का 50% से ज्यादा अलाउंसेज आप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के रिफॉर्म की बात की जा रही है। राज्यों से सहमति होने के बाद इस लेबर रिफॉर्म को देश भर में एक साथ लागू करने की तैयारी है। इसी सिलसिले में आज ये कॉन्फ्रेंस भी हुई, 2 दिनों तक चलेगी, और प्रधानमंत्री ने इसी तरफ अपना भाषण भी दिया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो लेबर रिफॉर्म पर बढ़ते ये कदम, जैसा कि बता रहे थे लक्ष्मण जी, और प्रधानमंत्री मोदी आज इसको लेकर उन्होंने इस पर बातचीत की। और अब आज बात कोर्ट की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर है पेगासस के लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट। इसमें कमेटी ने कहा है कि अभी उनको पेगासस के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि केंद्र ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। वहीं बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से नोटिस भेजा, और एक बड़ी अहम सुनवाई की बात जिसको लेकर अभी हंगामा मचा हुआ है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात कही गई। हम आपको एक एक खबर पर अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पेगासस की। दरअसल पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है। कमेटी ने 29 मोबाइल फोन की जांच की, इसमें से 5 फोन में मालवेयर पाए गए हैं, लेकिन उनमें पेगासस था या नहीं वो साफ नहीं है। पेगासस के साफ सबूत नहीं मिले हैं। 3 जजों की बेंच में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, कानून और सख्त होने चाहिए, नागरिकों के पास गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ ग्रीवांस मैकेनिज्म मिलना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस का इस्तेमाल करने का, गैर कानूनी सर्विलांस करने का आरोप लगे थे, और सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं इसको लेकर दायर की गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेना बंद कर दे। इसके साथ ही उन्होंने उल्टे आरोप लगा दिया कि यूपीए सरकार में फोन टैपिंग होती थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है, और 5 में कुछ है लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में, उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है।
झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना। ये आरटीआई के रिप्लाई में है। कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी। और बात बिल्किस बानो केस की। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका सुनने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से कुछ सवाल जवाब भी किए और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने गुजरात सरकार से सजा माफी के बाद जेल से छूटे 11 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने अपनी समय से पहले कैदियों की माफी और रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को हत्या और गैंगरेप के दोषी पाए गए 11 कैदियों को मुक्त किया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग कानून और ईडी के असीमित शक्तियों पर दिए गए 27 जुलाई के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 2 चीजों की जांच की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के समर्थन में है, लेकिन याचिका में बताए गए 2 तथ्यों पर विचार करने की जरूरत है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, सर्च और सीजर के ईडी के असीमित अधिकारों को बरकरार रखा था। तो वहीं पंजाब चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए तात्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएसपी से अपनी ड्यूटी निभाने में चूक हुई है, जबकि फोर्स में भी था और समय भी था उनके पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बनाई गई मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट केंद्र और पंजाब सरकार को भेज दी गई है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में एक रैली के लिए प्रधानमंत्री फिरोजपुर गए थे, जहां उनके काफिले को बीच रास्ते में रुकना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट की इन अहम खबरों के बाद अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर सुबह से ही हाई ड्रामा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आप विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पहले आप प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बाद में आपने दावा किया कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया। इसके बाद केजरीवाल सभी आप विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए आपके विधायकों पर 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, यह कहना भी केजरीवाल का था। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आपको आबकारी नीति में घोटाले पर जवाब देना चाहिए। पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच। और दिल्ली में आप और बीजेपी में मचा हुआ है घमासान। आपके आरोपों में कितना है दम? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट की। अगस्त एक्सपायरी के आखिरी घंटे में बाजार फिसल गया। बाजार ऊपरी स्तर से 1% से ज्यादा फिसल कर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 311 पॉइंट गिरकर 58,775 पर और निफ्टी 83 पॉइंट गिरकर 17,522 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऊपरी स्तर से आज मुनाफा वसूली हुई। और 2 साल के बाद त्योहारों पर कोविड की पाबंदियों का साया नहीं है, इसलिए घर से लेकर पंडाल तक गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस बार भक्तों को मूर्ति के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। देखिए अहमदाबाद से संवाददाता केतन जोशी की रिपोर्ट।
अहमदाबाद का मारवाड़ी बावरी समाज दशकों से पूरे देश में गणपति की छोटी बड़ी मूर्तियां सप्लाई करता है। 2 साल धंधा मंदा था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनी हैं। लेकिन महंगाई के चलते मूर्ति बनाने की लागत बहुत बढ़ गई है। पीओपी की 25 किलो की थैली जो 250 रुपए में मिलती थी, अब 300 की हो चुकी है। 6 से 12 फीट की मूर्ति को कलर करने में पहले 1300 रुपए लगते थे, अब 3000 लग रहे हैं। इसी तरह पहले 40 किलो मिट्टी 100 रुपए में आ जाती थी, अब 300 रुपए लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशन 25% तक महंगा हो चुका है। इन्हीं वजहों से मूर्तियां इस साल 30 से 50% तक महंगी हुई हैं। इस बार इतने पर लिए बनी है कि बारिश भी बहुत है और कलर के ऊपर और ये जो ट्रांसपेरेंट के ऊपर सब के ऊपर भाव बढ़ गया है। सब चीज़ में भाव बढ़ गया है। इस बार ये मूर्ति हो गई है, जो मूर्ति मेरे को 3000 में पड़ती थी वो मूर्ति 5000 में पड़ने गई, 6000 में हो गई। अकेले अहमदाबाद में करीब 1000 परिवार साल भर लगातार गणपति और दुर्गा माता की मूर्तियां बनाते हैं। पूरे देश में गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल मूर्ति बनाने में सबसे आगे हैं। असंगठित क्षेत्र होने से सही आंकड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन अकेले अहमदाबाद में 90 लाख और देश में घर से लेकर पंडाल तक अमूमन 2 करोड़ मूर्तियां बनती हैं। ये कई अरब का कारोबार है। इस साल मूर्तियों में अयोध्या और लालबाग का राजा थीम मूर्तियां, बाल गणेश और पुष्पा स्टाइल, ग्रीन एनर्जी थीम पर गणेश जी, इलेक्ट्रिक स्कूटर पर गणपति, कृष्ण सखा गणपति और मोबाइल पर बात करते गणपति, शिवनंदी और मोर प्रिय गणपति चलन में है। और दाम ज्यादा होने के बावजूद खरीदारी में कोई कमी नहीं है। पहले से तो अभी दाम बहुत बढ़ गए, पर हम एक श्रद्धा रखते, आस्था रखते भगवान में, तो कोई प्राइस नहीं देखते। हमारा जितना बजट होता है इतना हम मूर्ति लेते हैं, पर इस साल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है बजट, तो अभी हमारा जितना बजट है उस तरफ से हम अभी मूर्ति खरीदेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां 1000 से लेकर 50,000 में पड़ती हैं। मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियां और महंगी होती है और उन्हें बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है, इसलिए मूर्तिकार पीओपी पर ज्यादा जोर देते हैं। दाम में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन लोग इको फ्रेंडली के बजाय पीओपी की मूर्तियां ही खरीद रहे हैं। अगर सरकार इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने वाले को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे तो न केवल हजारों लोगों को रोजगार लगातार मिलता रहेगा, लेकिन पर्यावरण की भी अच्छी खासी कदर हो जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करेंगे, जिनकी विधायकी पर जल्द फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। सोरेन पर पद पर रहते हुए लाभ लेने का आरोप है। इस बीच झारखंड के सीएम ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि सदस्यता पर किसी भी तरीके की कोई चिट्ठी ना तो चुनाव आयोग और ना ही गवर्नर की तरफ से मिली है। सीएम सोरेन की ओर से आरोप लगाया गया है कि सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली से रांची पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इलाज करवाने के लिए दिल्ली एम्स गए थे। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 8वें एमएसएमई एक्सपो और समिट की शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में एमएसएमई स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को मंच मिलेगा। बायर सेलर मीट, नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलेगा। इसके अलावा यहां यूपी और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। आज पहले दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने राज्य में एमएसएमई के लिए क्रेडिट की समस्या दूर करने की बात कही। इस पूरे आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली ने देश की तरक्की में एमएसएमई सेक्टर की अहमियत पर अपनी एक शायरी भी सुनाई। थे ये सदियों से मुफलिसी और खफीफी से गिरफ्तार, सरकार की मदद से बहुत कुछ हुआ इख्तियार, सरकार की मदद से बहुत कुछ हुआ इख्तियार, बदलता गया समा और आती दिखी तरक्की की बहार, बदलता गया समा और आती दिखी तरक्की की बहार। अब तो ये आलम है कि इन्हीं से है मुल्क के आगे बढ़ने की रफ्तार, इन्हीं से है मुल्क के आगे बढ़ने की रफ्तार।
और अब बात दिल्ली हाईकोर्ट की, जिसने सीसीआई जांच के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका को आज खारिज कर दिया। ये याचिका सीसीआई जांच को रोकने के लिए लगाई गई थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे जांच का रास्ता फिर से खुल गया। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने की। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि मामला व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो वहीं इस साल अक्टूबर में आप 5G सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे। आज टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में भारत के सभी गांव और कस्बों तक 5G पहुंच जाएगा। स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे। और सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर्स को 28 अगस्त यानी रविवार को गिरा दिया जाएगा। पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित किया था। आइए देखते हैं इस विशाल इमारत को गिराने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। 360 डिग्री व्यू हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्विन टावर का ये पूरी तस्वीर दिखती है चारों तरफ से। ये है एक स्पेशल तरीके का फैब्रिक जिसे कहा जाता है जियो टेक्सटाइल फैब्रिक, और इस फैब्रिक की मदद से डस्ट को, मलबे को रोकने की कोशिश की जाती है। ये ट्विन टावर जो केवल 3 दिन और नजर आने वाला है, क्योंकि 28 तारीख को ठीक 2:30 बजे डिमोलिशन होगा। अब हम बढ़ रहे हैं उस फ्लाईओवर की तरफ जहां पर उस दिन मीडिया का जमावड़ा रहेगा। ये जो ऊंची बिल्डिंग है, जब ये यहाँ से नीचे गिरेगी, जब ये धराशायी होकर निकलेगी, तो ये जो 2 बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है, वहीं की तरफ बिल्डिंगें गिरेंगी, इनवर्ड गिरेंगी। ट्विन टावर को ढहने के लिए अब रह गए हैं आज को मिलाकर कुल 3 दिन। और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, उस पर बात करने के लिए मयूर मेहता जी हमारे साथ हैं। एडिफिस जेट से हैं, वो कंपनी जो इसको डिमोलिश करने वाली है। सर, पहला और जायज सवाल तो ये, क्या आपकी तरफ से सारी तैयारियां हो गई हैं? 100% मैम, वी आर रेडी फॉर इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन की अगर बात की जाए, कितना एक्सप्लोसिव लगा है, क्या तरीका रहता है ऐसी बिल्डिंग्स में एक्सप्लोसिव्स को लगाने का? तो इट्स मैनुअल सिस्टम, कोई दूसरा उसमें मैकेनिज्म कोई चलता नहीं है। हाँ। और 3700 किलो के करीब बारूद लगा है, उसमें एक्सप्लोसिव लगा है। हाँ। इस तरीके से एक्सप्लोजन जो होगा वो किस तरीके से होगा? एक साथ हम ऊपर से नीचे बिल्डिंग को आते हुए देखेंगे या नीचे से शुरू होगा, किस तरीके? नहीं, नीचे से इम्प्लोजन जो मतलब इग्निशन जो होना है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम B1 ऑफ कियान बिल्डिंग एंड इट विल एंड ऑन द टॉप ऑफ अपेक्स। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेकिन ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ सेकंड्स में बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, किस तरीके से होगा? ये तो 40 मंजिला 32 मंजिला इमारत है। नहीं, इम्प्लोजन की यही चीज है कि वो ये सेकंड्स में ही होता है। हाँ। मतलब आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी ले लें। हाँ। तो हमने केरला कोची में भी किया था। हाँ। वहाँ छोटी 18 मतलब 65 मीटर थी, ये 103 मीटर है। हाँ। तो उसको गिरने के लिए 5 सेकंड 6 सेकंड ही लगेंगे, और यहाँ हम लोग 12 सेकंड का अनुमान कर रहे हैं। मतलब डबल द हाइट तो डबल द टाइम, नथिंग एल्स। अच्छा, बस एक इंपॉर्टेंट सवाल जो रहेगा कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी तो जाहिर तौर पर मलबा होगा। अब मलबा क्लियर करने में, क्योंकि ये रास्ता जैसे कि हम देख रहे हैं लंबे समय से यहाँ लोगों के लिए बंद है, ये मलबा क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा और ये मलबे की प्रोसेस क्या होती है उसके बाद? क्या सीधा फेंक दिया जाता है या क्या? नहीं, मलबा ऑफिशियल जो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी का सेक्टर 80 में रामकी का प्लांट है, दैट इज साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ CND वेस्ट, जो जिसमें पूरा प्रोसेस होता है। मलबे को क्रशर में डाला जाता है और उसमें से सैंड, मेटल पार्ट, वुड, प्लास्टिक सब अलग अलग होता है, और फिर वो उसी को साइंटिफिक प्रोसेस बोलते हैं, कंक्रीट। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा मलबा क्लियर करने में? 90 डेज। 90 डेज। और अब बात कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जिनको 15 दिनों के बाद होश आ गया है। सेहत सुधारने लगी है उनकी। फिलहाल उनको वेंटिलेटर पर से हटा भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि होश आते ही राजू श्रीवास्तव ने नर्स से इशारों में पूछा कि वो अस्पताल में कैसे पहुंचे, तो वहीं स्टाफ ने इसके जवाब में कहा कि आप चक्कर आने से गिर गए थे, इसलिए आपको अस्पताल लाया गया। राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार से परिवार वाले और फैंस काफी खुश हैं। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। उसके बाद से उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर यह अच्छी खबर आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।